चलिए, तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो मन है, तो मन के 2 गुण माने गए, अणुत्व और एकत्व। तो अणुत्व का मतलब है कि जो मन है वो अणु अणु के रूप में होता है। इसका जो परिमाण है वो अणु के रूप में होता है, यानी अणु के बराबर होता है, ठीक है? अणु मान सकते हैं इसके परिमाण को, मन के परिमाण को। अणु का मतलब कि नग्न आँखों से नहीं दिखाई देगा, ठीक है? आपकी इंद्रिय इतनी स्ट्रॉन्ग हो तब जाके ये आपको दिखाई देगा। ऋषि-मुनि जो होते हैं काफ़ी अच्छी तपस्या करते हैं, तो उनको सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, ठीक? फिर यहाँ पर देखेंगे कि अ, इस चीज़ें मैं पढ़ा चुका था कल, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मन अणुत्व तो होता ही है, इसमें काफ़ी हम लोग एग्ज़ाम्पल भी देख लिए थे, ठीक है? और बताया गया है कि मन मन जो होता है वो एकत्व भी होता है ना? क्या होता है? एकत्व होता है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि सभी इंद्रियाँ अपने-अपने विषयों से एक ही समय संयुक्त हो सकती हैं, परंतु सभी इंद्रियों से ज्ञान एक समय नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? कि मतलब कि ऐसा लगता है कि ये सारी इंद्रियां मन से एक टाइम में सभी जुड़ी हुई हैं और एक साथ ही हमें नॉलेज करा रही हैं सभी चीजों का, बट ऐसा नहीं होता है ना? कह रहा है कि परंतु सभी इंद्रियों से ज्ञान एक ही समय में नहीं होता है। आत्मा को इंद्रिय से मन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मन जोड़ता है। मन अणु होने के कारण वह एक समय में एक ही इंद्रिय के से संबंध रखता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन आप लोग कवर कर सकते हो कि अणुत्व होने का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि मन अणु है, क्यों है? कारण बता रहे हैं हम कि देखो, वह एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ संबंध बनाता है। तो ये तो भाई यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। कहा जाता है कि अतः एक समय में एक ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यदि मन महत परिमाण का होता तो सभी इंद्रियों से एक साथ संयोग होने से सभी इंद्रिय अर्थों का ज्ञान एक ही समय में हो जाता। अर्थात कहा गया है, इंद्रिय अर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मन है यदि महत्व परिणाम का होता, महत्व मतलब कि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर का होता, बहुत बड़ा होता है ना, कि एक साथ सभी को कवर कर ले, बात समझना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये कह रहा है कि सभी इंद्रियों से एक साथ संयोग होने से सभी इंद्रिय अर्थ यानी इंद्रियों के विषय का ज्ञान एक ही समय में हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि मन अणु परिणाम परिमाण का होता है। अणु कैसा होता है? अणु परिमाण का होता है। तो बार-बार वो चीज़ों को मना कर रहा है कि देखो, एक मतलब कि एक ही टाइम पे जो मन है वो काफ़ी इंद्रियों के साथ जुड़कर आपको इंद्रिय अर्थ नहीं प्राप्त करा सकता है, या इंद्रिय का जो विषय है उसका नॉलेज नहीं करा सकता है। ठीक है? सभी के लिए अलग-अलग टाइम निश्चित है और मेरे ख्याल से कोई ऐसी घड़ी भी नहीं है ना? क्योंकि बहुत ही कम समय में वो अलग-अलग इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करा देता है। इस चीज़ को याद रखिए। फिर कहा गया है कि मन एकत्व होता है। अणुत्व तो हो गया, अब एकत्व देखेंगे। कहा जाता है कि मन की जो संख्या है वो एक ही बताई गई है। क्या बताई गई? एक ही बताई गई है। मन यदि अनेक होता तो एक ही समय सभी इंद्रियों से संयोग कर एक साथ सभी इंद्रिय अर्थ का ज्ञान करा देता है। यानी इंद्रिय जो विषय है उसका एक ही टाइम पे ज्ञान करा देता, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये तो हमारा हो गया क्या? एकत्व को एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने कि भाई एक ही होता है। अगर अनेक होते तो एक साथ 50 चीज़ों का ज्ञान करा देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जब हम किसी फल को खाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस फल का जो रूप है, रस है, गंध है आदि और भी चीजें हैं, इनका ज्ञान एक ही समय में हो रहा है। बट मन एक और या एकत्व और अड़ुत है, ध्यान रखेंगे। परंतु इन दोनों के साथ साथ मन चंचल भी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन एकत्व है, अणुत्व है, इसके साथ-साथ मन चंचल भी है। अतः उसकी चपलता के कारण उक्त सभी ज्ञान एक साथ हो रहा है,
ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। इसे स्पष्ट करने के लिए आचार्य चक्रपाणि ने 3 न्याय का वर्णन किया है कि उत्पल पत्र तथा शतपत्र भेद न्याय और दीर्घ सस्कुली भक्षण न्याय। और एक है कि औल्त चक्र दर्शन न्याय। तो इतने यहाँ पर 3 न्याय बताए गए हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो मन है एकत्व है कि अनेक है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक साथ सभी चीजों का नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही होता है ना। और साथ साथ कह रहा है कि भाई जब कभी भी किसी चीज को हमको नॉलेज लेना है तो उसमें हमारा मन एकत्व तो है, अड़ुत्व है, उसके साथ साथ चंचल भी होता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि चंचलता के कारण जो उस विषय वस्तु में ज्ञान हो, मतलब है उपस्थित, लेकिन उस चंचलता के कारण हमें नहीं फील होता है ना। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि उत्पल पत्र शतपत्र भेद न्याय। तो उत्पल पत्र है, यानी कि ये कमल के लिए कहा गया है। ठीक है, तो उत्पल पत्र उत्पल कमल को ही संबोधित करते हैं कि 100 कमल के पत्ते एक साथ रखकर छेदने पर ऐसा लगता है कि सब एक साथ एक ही समय में छिद गए हैं, परंतु वास्तव में एक एक पत्ता अलग अलग समय में छिदा हुआ होता है। कालांतर यानी कि समय के अंतर इतना है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना मतलब कि सूक्ष्म होता है वो समय का अंतर कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रक्रिया ना एक साथ एक ही समय में हुई है। ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण लिख सकते हो। उत्पल पत्र शतपत्र वेदन, यानी शत मतलब होता है 100। ठीक है, उत्पल पत्र यानी कि कमल के पत्ते। यहाँ पर आप बुक का उदाहरण दे सकते हो कि एक साथ पूरी पूरी बुक को छिदा गया है, तो ऐसा लगता है कि एक एक पत्र मतलब एक ही साथ छिद गए हो, है ना, जो पेज है। बट ऐसा नहीं होता, हर एक पेज में अलग अलग टाइम होता है और सभी में काल का अंतर होता है। फिर बताया कि दीर्घ सस्कुली भक्षण न्याय, अर्थात बताए शस्कुली खाते समय या शस्कुली खाते हुए व्यक्ति को विविध प्रकार का ज्ञान होता है। तो पहले तो समझो शस्कुली होता क्या है भैया, ये पूड़ी है। ठीक है, आयुर्वेद में इसे पूड़ी कहा जाता है। आप लोग और भी आगे पढ़ोगे कि शस्कुली होता क्या, इससे आप लोग याद रखोगे कि पूड़ी है। ठीक है, तो कहा जाता है कि उसकी कठोरता मृदुता, देखा होगा है ना आप लोगों की, जो मैस में जो बनती है पूड़ी काफी कठोर होती है ना, और घर पे जो बनती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, मृदु होती है। फिर देखो कि गोलाकार है कि चौकोर है। ठीक है, अब तुम लोगों की मैस में पता नहीं किस तरीके से रहती है ना, उसका कोई आकार ही नहीं है, ना चकोर है ना गोल है ना, लेकिन आकार आपको समझ में आता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से उसका रंग रस और गंध आदि ये सभी जो भी ज्ञान है व्यक्ति को एक ही साथ प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप पूरी के बारे में बड़ा चढ़ा के बता सकते हो कि ऐसा लगता है कि जैसे जब हम लोग पूरी खाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका मतलब कि एक ही साथ हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि भाई वो गोल दिख रही है ना, मृदु है, कठोर है, कैसी है, ठीक है, स्वाद में कैसी है। तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि एक ही साथ प्राप्त हो रही है हमको ज्ञान, बट ऐसा नहीं होता है। सभी के बीच में काल का अंतर होता है, वो काल बड़ा ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, जिसे हम लोग नाप नहीं सकते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर बताया कि अल्प चक्र दर्शन न्याय, अर्थात कहा जाता है जब किसी जलती हुई लकड़ी को गति से हवा में गोलाकार घुमाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हवा में एक अग्नि का गोला बन रहा है, परंतु वास्तव में वहां गोला नहीं होता है, केवल गति के कारण ऐसा आभास होता है। देखा होगा एक जलाओ, बचपन में देखा होगा है ना, क्या करते हैं हम लोग, एक मतलब जलती हुई लकड़ी को रस्सी से बांध लिया और ऐसे 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 गोल गोल घुमाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा लगता है कि ये एक गोला ही है, बट वो इतनी फास्ट तरीके से होता है कि आप निश्चित ही नहीं कर सकते कि वो लकड़ी इस टाइम पे यहाँ थी, इस टाइम पे यहाँ पे थी, यहाँ पर थी। इतना टाइम ही नहीं होता, ऐसी कोई घड़ी नहीं है ना, इसको नाप सकते हैं। तो इतना फास्ट होता है, तो ऐसा लगता है कि ये सामने वाला एक आग का गोला है।
तो ये चक्र दर्शन आप बता सकते हो। ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मन के कुछ और भी आचार्यों के द्वारा प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर गुण बता सकते हैं। एकत्व अड़ुत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर आचार्य के द्वारा आपको बताना या अलग से पूछ लेगा कि प्रशस्त पाद के अनुसार मन के गुण कितने हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने काल और दिशा के गुण बताए थे उसी प्रकार से यहाँ पर बता सकते हो। तो क्या क्या है, संख्या है, ठीक है, संयोग है, अपरत्व है, परिणाम है, परिमाण है, विभाग है, संस्कार है, पृथकत्व है और परत्व है। ठीक है, तो सभी 5 थे, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए आपके 8 हो गए। ठीक है, 8। 3 कौन कौन से एक्स्ट्रा जोड़ दिए आपके, परत्व हो गया, संस्कार हो गया और अपरत्व हो गया ना। तो ये परत्व, अपरत्व और संस्कार, ये 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, बाकी वही है जो पुराने वाले थे। मन के अर्थ और विषय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि मन के अर्थ क्या है, विषय क्या है। ये श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पीजी लेवल पे भी पूछा जाता है, यूजी लेवल पे सभी जगह पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव काफी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं कि चिंत विचार उहु चह देयम संकल्पम एव च यत् किंचित मनसो ज्ञेयम तत् सर्व हे अर्थ संगतम। अर्थात चाहो तो श्लोक याद कर लो बेहतर होता है। और मन के जो विषय है, मन का जो अर्थ है, कहा जाता है कि जो मन है तो इसका विषय क्या है, चिंत्य। चिंत्य विषय होता है, विचार करना होता है। और उहु उहु भी एक विषय होता है, ध्येय भी एक विषय है इसका, और संकल्प लेना भी मन का ही विषय होता है। ठीक। फिर यहाँ पर देखेंगे कि सुख दुख आदि जिसका ज्ञान मन के द्वारा होता है वह भी मन के विषय है। तो बस आप लोग तो इतना ही याद रखो कि चिंत विचार उहु दे संकल्प, एक सिंपल सी लाइन है, चिंत विचार दे ऊ संकल्प। ठीक। तो ये सभी मन के अर्थ है, मन के विषय है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि चिंत होता क्या है। तो चिंत के बारे में देखेंगे कि देखो भाई, ये जो चिंत है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ऐसे विचार के विषय को चिंत विषय कहते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराना चिंत है। आपको पता है कि आपको कितना टाइम तक पढ़ना है, कितने टाइम तक नहीं पढ़ना है, आपको ये चीज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो ये क्या कर रहे हो आप, चिंतन कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, चिंत कहलाता है। सही क्या है, गलत क्या है, तो ये आपको चिंतन करना है। ठीक है, तो इसे चिंत कहा जाता है। अब देखो विचार क्या होता है कि जिस विषय का उपपत्ति या अनुपपत्ति अर्थात तर्क के साथ विचार किया जाता है कि ये करने से लाभ होगा या ये करने से नहीं होगा, ऐसा विचार, ये क्या कहलाता है, ये विचार कहलाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि तर्क के साथ ही विचार किया जाता है। ठीक है, क्या करना है कि तर्क के साथ ही विचार किया जाता है। जबकि यहाँ पर आप जो विचार कर रहे थे, है ना, जो चिंतन कर रहे थे, वहां पर तर्क नहीं था, बस आपने एक मतलब चिंतन ही कर रहे हो। ठीक है, जबकि विचार में आपको तर्क के साथ कि भाई मैं इतनी देर तक पढ़ूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, ये नुकसान होगा, तो ये तर्क हो गए। बात समझना। अगर आप एक शब्द कहते हो, कोई एक बात कहते हो, तो ध्यान रखें कि एक बात के पीछे हमेशा दो दो चीजें होती हैं। ऐसा करोगे तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। आपको भी पता है कि भाई जब किसी ने मेरे ख्याल से प्लस और माइनस तो हर एक चीज के होते हैं। कोई व्यक्ति ने एरोप्लेन बनाया है तो उसमें उसने पैराशूट कोई बनाया है, तो उसे पता था कि कहीं ना कहीं ये फट गया, तो भाई व्यक्ति को बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो तर्क ही जरूरी है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। ठीक है, कि ये करने से ये होगा और ये करने से ये नहीं होगा, ऐसा ये क्या कहलाता है, विचार कहलाता है। फिर यहाँ पर योगेनाथ सेन कहते हैं कि गुण दोष का विचार कर अलग करना विचार है। हालांकि योगेनाथ सेन के द्वारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा चरक के द्वारा ही आपको लिखो बस। ठीक है, चरक के द्वारा ही लिखना है कि तर्क के द्वारा विचार किया जाता है। ठीक है,
विषय की उपपत्ति या अनुपपत्ति, विषय कोई भी है, जो भी आपको लेना है, बहुत सारे विषय हैं आपकी लाइफ में, उसके बारे में आपको तर्क करनी है कि भाई इसको करने से मुझे ये लाभ होगा, इसको करने से ये मुझे नुकसान होगा। तो ये सभी क्या है? ये विचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विचार कहलाते हैं। और चिंतन क्या होता है कि किसी भी विषय को चिंतन करना, ठीक है? कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, बस इतना सा उसे डिसाइड करना है। मुझे ये करना है यानी मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, बस इतना सा। फिर देखेंगे कि विचार क्या होता है कि यार मेरे पढ़ने से मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं एक बेहतर आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ये विचार कहलाता है। ठीक है, थोड़ी स्टेप स्टेप में अंतर है, ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि उहु, है ना? तो उही में हम लोग देखेंगे अ, कहा जाता है उही में कि जो विषय इस संभावना के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है कि यह कार्य इस प्रकार होगा, उसे हम ऊही कहते हैं। तो आपने विचार किया, है ना? रात भर सोचे कि भाई मुझे इससे ये लाभ होगा, मुझे उससे ये नुकसान होगा, तो ये विचार किए थे। तो अब ये कह रहा है कि जो विषय जो विषय इस संभावना के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है कि यह कार्य इसी प्रकार होगा, वह ऊ कहलाता है। तो कुल मिला के उसने स्टडी की, ठीक है, कोई भी कार्य करने की, और उसमें ये देखा उसने कि ये जो कार्य है, कोई भी आप कार्य करते हो, कि इस कार्य को करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और ये कार्य इसी प्रकार होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वही कहते हैं। तो बस इस लाइन को आपको याद रखना है कि आपने चिंतन किया, विचार किया, फिर उसके बाद डिसाइड कर लिया कि भाई ये वाला जो काम है ना, ये बस ऐसे ही होगा, यानी मुझे जो पढ़ना है, मुझे बस इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? उहू कहलाता है कि बस मुझे सुबह मॉर्निंग के 4 बजे ही पढ़ना है। मैंने खूब चिंतन किया, मैंने खूब विचार किया, उसके बाद यही बताना है कि मुझे 4 बजे ही पढ़ना है, यानी मुझे इसी प्रकार से ही डेली डेली काम करना, तो ये उही कहलाता है। फिर ध्येय के बारे में देखें कि भावना ज्ञान के विषय को ध्येय कहते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्येय, कि ध्यान के विषय को ध्येय कहते हैं। कहा जाता है कि आचार्य गंगाधर राय के अकॉर्डिंग बाह्य इंद्रियों से मुक्त होकर जब मन चिंतन करता है तो उस चिंतन को ध्येय कहा जाता है। अर्थात देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी क्या रहता है कि मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें होती हैं आपके सामने, है ना? जैसे आप लोगों ने कभी कोई चंद्रगुप्त मौर्य, शायद आप लोग देखते नहीं हो, है ना? आप तो मूवी देखते हो, तो वहां देखा होगा आप लोगों ने कि जिस तरीके से कोई एक फाइटिंग हो रही है और फाइटिंग में उसकी आंखों में धूल झोंक दी गई है, ठीक है? तो वो देखना, वो आवाज को सुनता है, मतलब वो ध्यान लगाता है, ठीक है ना? वो ध्यान लगाता है, तो उसे दिख भी नहीं रहा है ना? लेकिन फिर भी वो लड़े जा रहा है, केवल बस साउंड के आधार, मन उसका इतना स्ट्रांग, उसने इतना, मतलब एक जगह कंसंट्रेट कर दिया है। इसको हम क्या कहते हैं? ध्येय कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्येय। ध्यान से किसी भी विषय को सुनना, तो इसे ये क्या कहते हैं? ध्येय कहा जाता है। ठीक है, इसमें बाह्य इंद्रियों से मुक्त होकर, जो आपकी बाह्य इंद्रियां है ना, वो सब मुक्त हो गई हैं, क्योंकि देखो इतना शोर शराबा हो रहा है, तो कान परफेक्ट तरीके से यहाँ पर काम भी नहीं करेगा। आपकी आंखों में धूल झोंक दी गई है, तो आपको परफेक्ट तरीके से दिखाई भी नहीं देगा, और दुश्मन आपके सामने ही खड़ा है, आपको मारे जा रहा है। समझ रहे हो ना? सोचो वो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हो कि ये ध्येय कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्येय कहलाता है। यहाँ पर इंद्रियों का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर केवल मन ही जवाब देता है, और मन के द्वारा ही आप उससे फाइट करेंगे। चलो, नेक्स्ट कहा जाता है संकल्प। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? संकल्प आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और आप लोग चरक संहिता के वाजीगढ़ अध्याय में भी जाओगे, वहां पर भी संकल्प ही मिलेगा। संकल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अक्सर पीजी में पूछा जाता है संकल्प। यहाँ का संकल्प एक अलग है और वहां का संकल्प एक अलग है, उसका उद्देश्य अलग है, इसका उद्देश्य अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है, लेकिन है संकल्प एक ही चीज है। सुनो, कहा जाता है कि किसी विषय का यह निर्णय करना कि
वह गुणयुक्त है या दोष युक्त है, यह क्या कहलाता है? संकल्प कहलाता है। अर्थात देखते हैं कि उपरोक्त सभी विषय इंद्रिय निरपेक्ष हैं। जितने भी विषय हैं वो सभी इंद्रियों पर ही डिपेंड रहते हैं। इनका ज्ञान करने के लिए मन को इंद्रियों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतंत्रता मन के विषय है। संकल्प देखो, निरपेक्ष मतलब कि ये बताया कि उपरोक्त सभी विषय इंद्रिय निरपेक्ष है। ठीक, जितने भी आप लोग संसार में देखते हो, जो भी विषय हैं वो इंद्रिय निरपेक्ष हैं। कहा जाता है कि इनका ज्ञान अर्थात कह रहा है कि देखो, निरपेक्ष का मतलब कि डायरेक्ट इंद्रिय से ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। बस इसका लिख लीजिए आप, इंद्रिय निरपेक्ष का मतलब कि इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, जब तक मन नहीं है तब तक आपको ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता है। तो निरपेक्ष का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपको इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो नहीं हो सकता। अर्थात कह सकते हो कि जैसे आपका मन क्या है, कहीं और लगा हुआ है, सामने बोर्ड पर टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि भाई आंखों से दिख रहा है तो वही ज्ञान प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब तक आपका मन स्ट्रांग नहीं है, आपका मन ही नहीं लग रहा, तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो इंद्रिय निरपेक्ष है। फिर कहा जाता है कि मन को इंद्रिय की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतंत्र मन के विषय है। ठीक है, अर्थात संकल्प का मतलब ये होता है कि आपको मन के ही द्वारा संकल्प लेना है कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आपने उसके फायदे नुकसान सब कुछ देख लिए, फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये चीज गुणयुक्त है या इसमें बहुत ज्यादा दोष है, तो अब मैं इसको ही करूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। तो बस इतनी सी हेडिंग आप लोग याद कर सकते हो। याद करने के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि वहां पर जो रसायन बाजीकरण होता है ना, बाजीकरण में, ठीक है, तो वहां पर भी संकल्प को बताया गया है। जब तक आप संकल्प ही नहीं लोगे तब तक आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा शादी में बहुत ज्यादा संकल्प लिए जाते हैं, है ना, कि भैया ये संकल्प ले लो, ठीक है, तब जाके आप 7 फेरों में बंधन हो सकते हो। ठीक है, तो संकल्प जरूरी है। अगर आप लोग कुछ भी करते हो, ठीक है, कोई भी डिग्री या कोई आपको एम जो भी प्राप्त करना है, तो आपको पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प संकल्प के आधार पर ही आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो, अन्यथा नहीं पहुंचोगे। जब तक आपका कोई संकल्प ही नहीं है तब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो कभी भी चाहे आप पदार्थ विज्ञान पढ़े, चाहे आप चरक संहिता पढ़े, चाहे आप फिजियो पढ़े, एनाटॉमी कुछ भी पढ़े, तो आपको पहले संकल्प लेना है। वही मैं देखता हूँ क्लास में बच्चों बहुत सारे हैं, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, उनने संकल्प ही नहीं लिया, बस वो हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं कि सर चरक संहिता में बहुत मोटी है, कैसे पढ़ी जाएगी, सर ये संस्कृत में लिखी हुई है, कैसे पढ़ी। अरे भाई पहले संकल्प तो ले लो, संकल्प ही नहीं ले रहे हैं तो कमियां तो नजर आती जाएंगी, है ना। तो ये चीजें याद रखें। फिर यहाँ देखेंगे कि मन के कार्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मन के विषय पर लिए, अब यहाँ पर मन के कर्म होते हैं। ठीक है, तो मन के कर्म में आपको याद रखना है कि इंद्र अभिग्रह ओह स्व स्व से निग्रह विचार। तो एक ही चीज को आप लोग देखेंगे कि जैसे इंद्रिय अभिग्रह का मतलब क्या होता है कि मन इंद्रियों में स्थित होकर अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है और अहित विषयों से दूर उन्हें करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मन है ना, मन जो है वो आपके जितनी भी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में विषयों में प्रेरित करता है। ठीक है ना, अर्थात कह सकते हैं कि आपकी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, तो उसका जो विषय के साथ संबंध है तो वो किसके द्वारा हो रहा है? मन के द्वारा। ठीक है, तब जाके आपको कोई भी चीज का नॉलेज प्राप्त होगा।
अगर आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो आपकी इंद्रियां विषय से कितना भी संपर्क कर ले, आपको कोई भी नॉलेज नहीं हो सकता। अर्थात कह सकते हैं कि जो मन है वो इंद्रियों से घिरा पड़ा है। ध्यान रखेंगे, इतनी सारी इंद्रियां होती हैं आपकी, उनसे घिरा पड़ा, अविग्रह है ना, अविग्रह यानी घिरा पड़ा है। ठीक, फिर यहाँ पर बताया गया है कि स्वनिग्रह, ये स्वशस्य निग्रह नहीं, यहाँ पर आप स्वनिग्रह करेंगे, यानी स्वनिग्रह का मतलब होता है अपने खुद से भी उसको मतलब घिरा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि मन अहित विषयों से अपने आप को दूर रखता है। यानी कि देखो, मन इंद्रियों से जुड़कर इंद्रियों के विषय का ज्ञान भी प्राप्त कराता है, और मन अपने आप में डायरेक्ट भी ज्ञान प्राप्त करा सकता है। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, शायद ये थोड़ा डीप में है, ये पॉइंट समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं बताता हूं कि ये मन है, ठीक है, ये मन है। अब यहाँ क्या करना है, ये आपकी इंद्रियां हैं, देखो ये सारी इंद्रियां हैं, इतनी सारी इंद्रियां हैं, ठीक है। तो ये इन सभी के द्वारा आपको हर एक इंद्री के विषय है, ये इंद्री के विषय है, देखो ये इंद्री के विषय है, तब जाके आपको नॉलेज प्राप्त करा रहा है। संसार की सारी वस्तुओं का नॉलेज इसी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या रहता है कि मन मन स्वनिग्रह, निग्रह मतलब कि घिरना, ठीक है। यहाँ पर इंद्रियों से घिर गया ये मन, बैक हो गई है ना, ये इंद्रियों से चारों तरफ इंद्रियों से घिर गया, ये मन है बेचारा, ठीक है, इतनी सारी इंद्रियों से घिर गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये इंद्रियां बेटा हटा दो आप, चलो हटा दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्रॉस कर दिया हमने इंद्रियों को। अब ये मन क्या इतना स्ट्रांग होता है कि डायरेक्ट विषय से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। बोले कैसे सर? तो मैं बताता हूँ ना। कभी भी देखा होगा आप लोगों ने, आप आंखें बंद करोगे और आप एक मतलब कोई भी मतलब सोचोगे, विचार करोगे, मन को इतना स्ट्रांग करोगे आप, बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, कोई सा भी आप कर लीजिए, ओम कुछ भी एक्सवाइजेड, तब उसके द्वारा आपको पता पड़ेगा कि आपका जो मन है एक ऊपर लेवल पे जाएगा, ठीक है ना। आप परमात्मा से बात कर सकते हो, आप प्रकृति से बात कर सकते हो, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आप यहाँ बैठे हुए, आप बिना टेलीफोन के, बिना किसी के कुछ भी ना किए हुए आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हो। आज से पहले यही होता था, ठीक है। तो उसे कहा जाता है कि स्वनिग्रह, यानी कि मन बेटा अपने विषय को गलत भावों से रोक सकता है, और मन खुद से ही बिना इंद्रियों के द्वारा नॉलेज भी प्राप्त कर लेता है। इतना स्ट्रांग होता है मन, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कईयों ऐसे ऋषि हुआ करते थे, उनका मन इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि वो बैठे बैठे जमीन पे किताब लिख देते थे, वो बोल देते थे कि नक्षत्र ये वाला तारा इस तारीख को आएगा, ये वाला ये होगा वो होगा। क्योंकि बेचारा पहले तो टेलीस्कोप चलता ही नहीं था ना, कुछ नहीं चलता था, कहाँ से जाते थे ये लोग, कैसे समय का निर्धारण होता था कि ये वाला तारा ये इतनी तारीख को टूट के गिरेगा। और पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरे ख्याल से ये ब्रह्मांड की खोज कर दी गई थी कि इतने सारे ग्रह होते हैं, है ना, सूरज इतना बड़ा है, सूरज में ये है वो है फलाना है। पहले कोई इतना बड़ा टेलीस्कोप नहीं चलता था, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग मन के बारे में जान चुके होंगे कि मन भाई स्वनिग्रह है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बस थोड़ा सा गलत चीजों में पढ़ के मन गलत हो जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे ऊहन, यानी कि बताया कि मन सभी संभावनाओं के आधार पर तर्क वितर्क करता है। तो ऊहन का मतलब वहां पर भी वही था, यहाँ पर भी वही है। जब आपका मन है, ठीक है, किसी विषय को नॉलेज प्राप्त करना चाहता है, तो भाई वहां पर वो तर्क वितर्क के साथ ही उस चीज को प्राप्त करेगा नॉलेज, ठीक है। तो तर्क वितर्क कहाँ आएगा? ऊहन में आएगा। तब ये भी सही बात है भाई, अगर आप कोई भी चीज करते हो या कुछ भी चीज डिसाइड करते हो, तो आपको तर्क वितर्क करनी ही पड़ेगी। अगर आप तर्क वितर्क नहीं करोगे तो गलत चीजें उठा लाओगे। मार्केट जाते हो तो आप बहुत सारी चीजें वो देखते हो, बोलते हो, है ना, इंद्रियों के द्वारा तर्क वितर्क करते हो। अरे आज तुम्हारी सब्जी तो खराब है, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, इसको खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, है ना, तर्क वितर्क चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे। तो फिर विचार देखेंगे कि मन हित और अहित का विचार करता है, ये आप भी सभी जानते हो, ठीक है। चाहे ये वहां से परिभाषा ले लेना, चाहे यहाँ से ले लो ना, परिभाषा एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। हित और अहित चीजों का विचार करता है।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ कि मन का उभय आत्मकत्व, अर्थात कह रहा है उभय आत्मकत्व का मतलब होता है दोनों जगह। ये कह सकते हैं कि मन जो है वो दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, कैसे बताएंगे? देखो यहाँ बताया गया है कि मन मन आपके ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री इन दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो इसे हम उभय इंद्री भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर श्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री, रसन इंद्री, स्पर्श इंद्री, घ्राण इंद्री, ये 5 इंद्रियां हैं। इन्हें हम बुद्धि इंद्री भी कहते हैं। ये बुद्धि का आश्रय होती हैं। फिर बताया गया है कि 5 कर्म इंद्री यानी कि वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाक मतलब कि आपका मुख, जो आप बातें करते हैं। ठीक है, मुख नहीं मतलब बात है जो करते हैं। पाणी आपके हाथ है। ठीक है, पाद मतलब आपके पैर है। पायु यानी एनल रीजन है। ठीक है, और उपस्थ मतलब जो सिसन इंद्रिय है ना, जिससे आप यूरिन पास करते हो, ये उपस्थ कहलाता है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर ये बताया गया कि मन उभय इंद्रिय है। इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि मन ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। आप इतनी सी पॉइंट याद रखेंगे, उभय का मतलब होता है दोनों को मिला के चल रहा है, दोनों को ही रखना है। ठीक है, तो मन, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों को अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन क्या करता है? कर्म इंद्रिय को अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा ज्ञान इंद्रिय को भी प्रेरित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे आप लोग